नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह सामान्य अध्ययन सीरीज का 5वां वीडियो है। यह आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी प्रीलिम्स, इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओ, बीओ सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, बीओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा दिया गया नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको पहचानना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बिम्स्टेक का नया महासचिव इंद्रमणि पांडे को बनाया गया है और वर्ष 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड देने का जो है ऐलान किया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। हाल ही में जो है बिम्स्टेक के जो नए महासचिव बनाए गए हैं वह इंद्रमणि पांडे बनाए गए हैं। यह जो स्टेटमेंट आपका सही है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वह भी सही है कि 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न देने की का जो है ऐलान किया गया है। तो दोनों जो स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, इसलिए जो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही होगा। थोड़ा सा हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। बिम्स्टेक जो स्थापना हुई है वह 1997 बिम्स्टेक की स्थापना हुई है और बिम्स्टेक जो फुल फॉर्म होता है वह बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें टोटल जो है 7 सदस्य देश हैं। इसमें अपना भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, टोटल जो इसके 7 सदस्य देश हैं। वर्ष 2024 में टोटल 5 लोगों को भारत रत्न देने का जो है ऐलान किया गया है। उनमें कर्पूर ठाकुर जो बिहार के पूर्व सीएम रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, इन 5 लोगों को जो है अवार्ड देने की ऐलान किया गया है। तो यह जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, इसमें कोई भी स्टेटमेंट जो आपका गलत नहीं है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 पुस्तकें दी गई हैं, इनमें आपको बताना है कौन सी पुस्तक जो है कृष्णदेव द्वारा लिखी गई है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। कृष्णदेव द्वारा जो है अमुक्त माल्याद, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जाम्बवती कल्याणम भी लिखा गया है और उषा परिणयम, ये 3 जो पुस्तक है यह कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। एक इसमें जो है अच्युत रायमदय जो पुस्तक है, यह अच्युत राय के दरबारी कवि थे जिनका नाम राजनाथ डिंडिम था। उन्होंने अच्युत रामयोदय नामक पुस्तक लिखी है। तो जो पुस्तक कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई है वह आपका अमुक्त माल्याद, जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणयम है। तो जिसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना है, एक तरफ जनजाति दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिया गया। आपको पहचानना कौन सी जोड़ी सही नहीं है। भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, टोडा केरल। भील जो ये आपके गुजरात में पाए जाते हैं, गद्दी जनजाति आपके हिमाचल प्रदेश पाए जाते हैं, कोटा जो जनजाति आपके तमिलनाडु पाए जाते हैं और टोडा जो जनजाति है यह भी तमिलनाडु में पाए जाते हैं। और यह जो है टोडा जनजाति है यह नीलगिरी पहाड़ी वहाँ पाई जाती है तमिलनाडु में। तो इसका जो ऑप्शन डी है यह सही है। आते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 4 जिले दिए गए हैं, आपको बताना है किन जिलों में जो है अफीम की खेती होती है। बाराबंकी, गाजीपुर, इटावा और मथुरा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख रूप से 2 जिले हैं जिनमें बाराबंकी और गाजीपुर है। इन दोनों जिलों में जो है अफीम की खेती होती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर है,
तो उत्तर प्रदेश में जो अफीम की फैक्ट्री है वो आपके गाजीपुर में है। अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर में है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया सकता है? आर्टिकल 14-15, आर्टिकल 19-20, आर्टिकल 21-22 या आर्टिकल 20-21। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपातकाल 3 टाइप का होता है। एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है जिसका उल्लेख आर्टिकल 352 में किया गया है। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन होता है जिसका उल्लेख हम लोग आर्टिकल 356 में देखते हैं। और तीसरा आपका होता है वित्तीय आपातकाल जिसका उल्लेख आर्टिकल 360 में किया गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो निलंबित नहीं किया सकता है वह आपका आर्टिकल 20 और 21 है। इसका निलंबन नहीं किया सकता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। एक आपका 1961 में, 1962 में, फिर आपका 1971 में और इसके बाद 1975 में। टोटल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। और राष्ट्रपति शासन जो सबसे पहले लगा था वो आपके पंजाब में लगा था। पंजाब में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा था 1951 में। 1951 में लगा था। आते हैं अगला प्रश्न लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान का आपको क्रम सजाना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक जो योगदान होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, फिर आपका मीथेन का होता है, फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड का और अंत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होता है। तो यह क्रम है ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान का। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। परीक्षा में कभी कभी यहीं से प्रश्न पूछता है कौन सी ग्लोबल वार्मिंग गैस नहीं है। तो इन चारों गैसों को आप लोग याद करते रहिए और इनके क्रम को भी आप लोग याद कर लीजिए। परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर 4 देश दिया गया है साउथ ईस्ट एशिया के। इन देशों को पश्चिम से पूर्व में आपको लगाना है। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और फिलीपींस। यहाँ पर आप लोगों को आसानी समझने के लिए आपको मैप का प्रयोग किया गया है। ये अपना प्यारा देश भारत है जिसे आप इस प्रकार देख रहे होंगे। यहाँ पर ये आपका म्यांमार बर्मा जिसका पूर्ण नाम था, ये आपका म्यांमार है। फिर ये आपका ये थाईलैंड है, फिर आपका ये कंबोडिया है और यहाँ पर आपका फिलीपींस है। तो हमें सजाना है पश्चिम से पूर्व। तो सबसे पश्चिम में आपका म्यांमार आ जाएगा, फिर आपका थाईलैंड, फिर कंबोडिया और अंत में आपका फिलीपींस आ जाएगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो आपका सही है। सबसे पश्चिम में आपका बर्मा है, फिर आपका थाईलैंड, फिर कंबोडिया और अंत में आपका फिलीपींस है। इस प्रकार की परीक्षा में आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सुमिलित करना है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के ज़िले दिए गए हैं और दूसरी तरफ किसके लिए फेमस है वह आपको दिया गया है। आपको सही सुमिलित करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुरादाबाद जो फेमस है वह पीतल नगरी के लिए फेमस है और कन्नौज जो आपका इत्र नगरी के लिए फेमस है, फिरोजाबाद आपका सुहाग नगरी के लिए और मेरठ में खेल के सामान के लिए फेमस है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। मुरादाबाद पीतल नगरी, कन्नौज इत्र नगरी, फिरोजाबाद सुहाग नगरी और मेरठ खेल के सामान के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर भी आपको पहचानना कौन सा ही सुमिलित नहीं है। बिरजू महाराज कथक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम, अमजद अली खां सरोज। बिरजू महाराज जो फेमस थे वह कथक के लिए फेमस थे और बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। अमजद अली खां यह सरोज वादक हैं और जाकिर हुसैन ये हारमोनियम नहीं बजाते बल्कि यह तबला वादक हैं। तबला वादक है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचाने के लिए जनसंख्या कुल प्रजनन दर जिसे हम लोग TFR के नाम जानते हैं कितनी होनी चाहिए? 1, 1.6, 2.1 या 2.3। तो प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या कुल प्रजनन दर जो होनी चाहिए वो 2.1 होनी चाहिए। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और अभी हाल ही में जो डेटा आया है भारत की TFR रेट जो आपका वह 2 है, वो आपका 2 है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सी है
वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक तरफ घटना दी गई है, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है, आपको पहचानना है कौन सही सुमिलित नहीं है। भारतीय नौसेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, सांप्रदायिक निर्णय 1933। नौसेना भारतीय नौसेना अधिनियम आपका आया था 1927 में था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 1930 में शुरू किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो आयोजन किया गया था वो आपका 1931 में हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय जो है ये आपका 1933 में नहीं हुआ था बल्कि 1932 में हुआ था, और उस टाइम जो है इंग्लैंड के पीएम मैकडोनाल्ड थे। सांप्रदायिक निर्णय आपका वो आपका 1932 में हुआ था, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। लाल सागर से किन किन देशों की जो है सीमा साझा होती है। यहाँ पर 4 कंट्री दिया गया है, इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरब, इरिट्रिया। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रही आपका रेड सी है, लाल सागर है, और इसके आसपास जो देश में आपके देख रहे हैं सऊदी अरब है, इरिट्रिया है, ये आपका सूडान है, और ये आपका इजिप्ट है। ये सभी जो देश हैं इनकी सीमा साझा होती है लाल सागर से। इजिप्ट की भी, सूडान की भी, सऊदी अरब की और इरिट्रिया की, इन चारों देशों की जो सीमा साझा होती है लाल सागर से। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। राज्य और दरों का कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित नहीं है। बुमला अरुणाचल प्रदेश, धूमधर कंडी सिक्किम, डोंगखाला सिक्किम, देपसा हिमाचल प्रदेश। बुमला दर्रा आपके ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। डोंगखाला दर्रा जो है यह सिक्किम में स्थित है। देपसा दर्रा ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। धूमधर कंडी जो दर्रा है यह सिक्किम में है। धूमधर कंडी जो दर्रा है यह सिक्किम में नहीं स्थित है बल्कि आपके उत्तराखंड में स्थित है। यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। धूमधर कंडी जो दर्रा है आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। बाकी सभी सुमिलित है। बुमला अरुणाचल प्रदेश, डोंगखाला ये आपके सिक्किम में है, देपसा हिमाचल प्रदेश में है, और धूमधर कंडी जो दर्रा आपके ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर सही कथन कौन नहीं है उसकी पहचान करनी है। आप लोगों को परीक्षा में यह भी ध्यान देना है, परीक्षा में नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है, इसका भी आपको ध्यान देना है। भारत विश्व में क्षेत्रफल देश से 7वां सबसे बड़ा देश है। इरावदी नदी म्यांमार में बहती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल है। पाक जलडमरू मध्य तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच एक जलडमरू मध्य है। पहला जो स्टेटमेंट वह सही है कि भारत जो है क्षेत्रफल देश से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा स्टेटमेंट ऐसा ही है कि म्यांमार में जो है इरावदी नदी बहती है। पाक जलडमरू मध्य जो है भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य एक जलडमरू मध्य। यह तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट है आपका वह गलत है, क्योंकि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा कॉल नहीं है, वह आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है आपका वह इंदिरा कॉल है। इसलिए जो है तीसरा जो स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। सही कथन का चुनाव करना था। भारत का शेयर बाजार जनवरी 2024 में हांगकांग को पीछे छोड़कर पहली बार वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। दूसरा स्टेटमेंट है 24 जनवरी 2024 को अरुणाचल प्रदेश को 12 उत्पादों को जीआई इंडिकेशन टैग मिलने की घोषणा की गई थी। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट यह भी सही है कि हांगकांग को पीछे छोड़कर जो है भारत चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट वाला देश बन गया है, हांगकांग को पीछे छोड़कर। इससे पूर्व जो है अमेरिका, चीन, जापान जो है वो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः है, और बाकी जो है 12 जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश को। तो यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं वो आपके सही है। इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 3 जंतु दिए गए हैं, इनमें आपको बताना कौन स्तनधारी जंतु है। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। समुद्री जो स्तनधारी है वह आपके समुद्री गाय है और समुद्री सिंह है। यह दोनों जो है जंतु, ये आपके स्तनधारी हैं। केवल
1 और 3, केवल 1 और 3 जो है आपके स्तनधारी है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। समुद्री घोड़ा जो है यह स्तनधारी नहीं होता है। आपको पहचानना है कौन सही सुमेलित है। बॉस जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका, मलक्का जलडमरू मध्य अंडमान सागर और साउथ चाइना सागर। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। पाक जलडमरू मध्य यह भारत और श्रीलंका मध्य स्थित है। मलक्का जलडमरू मध्य अंडमान सागर और साउथ चाइना के मध्य स्थित है। बॉस जलडमरू मध्य जो स्थित है यह ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है। तो केवल 2 और 3 जो आपका सही सुमेलित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दत्त या फजलुल हक को? तो यह जो कार्य सौंपा गया था यह महात्मा गांधी जी को कार्य सौंपा गया था कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने के लिए। और जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था वह 13 अप्रैल वर्ष 1919 में यह नरसंहार हुआ था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। जनवरी 2024 में भारत ने किन शहरों के लिए आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए भेजा था? 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो यह जो है वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए जो भेजे गए प्रस्ताव थे उनमें इंदौर, भोपाल और उदयपुर शामिल थे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और अक्सर परीक्षा में जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस पूछता है, तो ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। यहाँ पे कुछ गायिका हैं, मालिनी अवस्थी, उर्मिला श्रीवास्तव और उषा गुप्ता। आपको बताना है कौन इसमें जो है प्रमुख कजरी गायिका है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या 1, 2, 3 सभी। तो जो प्रमुख कजरी गायिका हैं उनमें मालिनी अवस्थी जी भी हैं, उर्मिला श्रीवास्तव भी हैं और उषा गुप्ता। ये तीनों लोग जो है ये प्रमुख कजरी गायिका हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? स्माइल योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्वनिधि योजना आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, सार्थक योजना शिक्षा मंत्रालय, उपरोक्त सभी। स्माइल योजना जो है यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। स्वनिधि योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। सार्थक योजना यह शिक्षा मंत्रालय योजना है। इस प्रकार जो है सभी जो है सही सुमेलित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? भीतरी स्तंभ लेख, हाथी गुम्बा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या ऐहोल अभिलेख? सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जो जानकारी प्राप्त होती है वो आपके भीतरी स्तंभ लेख से होती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और यह जो अभिलेख है यह संस्कृत में लिखा गया है और यह जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। भीतरी स्तंभ लेख, इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। लहसुन की जो गंध किसके कारण होती है? क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक या एस्टिक अम्ल? लहसुन की जो गंध होती है उसका कारण हुआ था आपका सल्फर यौगिक कारण होता है। जो तीव्र गंध होती है वो सल्फर यौगिक कारण होती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। पान के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सी जगह फेमस है? महोबा, बांदा, ललितपुर? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो है पान प्रमुख रूप से महोबा में, बांदा में और ललितपुर, इन तीनों जिलों में जो है वह उगाया जाता है। तो यह तीनों जो स्थानों पर जो है पान की खेती होती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है और यह जो है पान के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर आपको मिलान करना है। बुलंद दरवाज़ा, आसफुद्दौला का इमाम बाड़ा, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, फतेहपुर सीकरी लखनऊ, जौनपुर और आगरा। बुलंद दरवाज़ा जो है यह फतेहपुर सीकरी में है। आसफुद्दौला का इमाम बाड़ा आपके लखनऊ में है। जामा मस्जिद जो है ये जौनपुर में भी है और मोती मस्जिद जो है आपके आगरा में स्थित है। तो इस प्रकार जो है
इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।